Hello students, in the previous lecture we have studied the wedge shaped film. We have seen how the interference occur in the reflected set of radiation R1 and R2. What is the meaning of interference? Which principle is obeyed in interference? And it support conservation law of energy. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या वेरिएशन होता है, इंटरफेरेंस के बाद कौन से इंटरफेरेंस में क्या होता है। ठीक है, फिर हमने स्टडी किया स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ में जो एडिशनल फेज चेंज आता है और या एडिशनल पाथ चेंज आता है वो कितना होता है, λ/2 होता है। ठीक है, हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, और हमने अंडरस्टैंड किया ये सारा मैथमेटिक्स, हाउ टू फाइंड द पाथ कवर्ड बाय R1 एंड R2, ये फाइंड आउट किया। पाथ डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया। पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या ट्रिक यूज़ की, क्या कैलकुलेशन की, क्या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की। इस डायग्राम में यहाँ पे वेज शेप फिल्म दिखा रखी है, दो इंटरफेस हैं इसके 1 and 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा दे रखा है। ये आपने पाथ डिफरेंस फाइंड आउट किया हुआ यहाँ पे। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हम सब कर चुके हैं। तो अब देखिए हमारे पास कंडीशंस आ गई थी और अब हम एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस का। अभी तक हमने जो केस किया है ये वाला, यहाँ पे देखिए, तो ये केस था हमारा ओब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझेंगे क्या है दोनों का मीनिंग। तो ये वाला जो केस हमने किया है ये क्या है, ओब्लिक इंसिडेंस वाला। तो इस वाले केस में क्या होता है, एक्चुअली ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये नॉर्मल के साथ कोई पर्टिकुलर एंगल बनाती है जो जीरो नहीं होता, यानी कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये n1 नॉर्मल के साथ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस उसका कोई डेफिनेट एंगल होगा। ठीक है, और नॉन जीरो एंगल होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है, दिस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाए तो क्या होगा, अगर ये जीरो हो जाए तो आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पेज ऐड करते हैं नए वाला। तो पहले वेज शेप फिल्म बना लेते हैं। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हेयर इज, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने वेज शेप फिल्म बना ली है और मैं पिंक कलर से इसके नॉर्मल्स हैं वो ड्रा कर देता हूँ। ये देखो, तो अब यहाँ पे हमारे पास मान लो एक लाइट है, लाइट रेडिएशन है जो इसी के एलोंग आएगी, तो इसको बोलते हैं आप नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये आपका सेकंड केस है, नॉर्मल इंसिडेंस। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट है आई वो नॉर्मल के साथ ही आ रही है। इंसिडेंट लाइट दिस इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑन द फर्स्ट इंटरफेस, ये आपका फर्स्ट इंटरफेस है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया।
तो इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस वाले केस को अगर मैं इन कंडीशंस में इंसर्ट कर दूं, यहाँ पे देखिए ब्राइट बैंड आपको कब मिला था वेज से फिल्म वाले केस में, ये आपको तब मिला था जब आपका पाथ, जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3, तो 0 पुट करेंगे तो λ/2 पाथ डिफरेंस यानी कि 2 म्यू टी कोस r अल्फ़ा, ये हमारा ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, ये आएगा ओड मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक है, और डार्क बैंड की कंडीशन है ये वाली, और ये कंडीशन क्या कह रही है कि आपका जो पाथ डिफरेंस है 2 म्यू टी कोस r प्लस अल्फ़ा, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल, इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी डार्क बैंड की। और अगर जो आपका पाथ डिफरेंस है वो ओड मल्टीपल होगा λ/2 का, तो आपकी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी, ब्राइट बैंड की। ये हम देख चुके हैं। अब हमें इसमें चेंज क्या करना है, हमें केस करना है नॉर्मल इंसिडेंस का। तो नॉर्मल इंसिडेंस में हम देख चुके हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 0 डिग्री होगा। तो इन कंडीशंस को अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरे पास नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में क्या बनेगा, देखिए, तो नॉर्मल इंसिडेंस में हमारा जो एंगल है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 0। तो जो ब्राइट बैंड की कंडीशन है, ब्राइट बैंड की कंडीशन हमारे पास आएगी, ये है ब्राइट बैंड की कंडीशन। तो जो 2 म्यू टी कोस, यहाँ पे r होता था, इसको मैंने 0 लिख दिया, प्लस अल्फ़ा, दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया, 2n+1 λ/2। ठीक है, अब हम कंडीशन देखेंगे, हम डार्क बैंड। तो आपका डार्क बैंड किस सिचुएशन में बनेगा, जब आपका 2 म्यू टी कोस अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, ओके, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, तब हमारे पास कंडीशन ऑब्टेन होगी डार्क बैंड की। तो इस तरीके से आप जो आपने ओब्लिक इंसिडेंस में केसेस ऑब्टेन किए थे उनको मॉडिफाई कर सकते हैं आप नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। तो बेसिकली करना क्या है, आपको जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और उसकी वैल्यू को 0 पुट कर देना है और आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अभी ये देख लेते हैं कि हमारे पास सिचुएशन क्या होगी इसके अंदर। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी, तो इसका कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी रास्ते। तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी फ्रॉम द फर्स्ट इंटरफेस, वो मान लो मैं इस एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी इसके अंदर जो गई है that will move along this path, and here you can see on the second interface पे ये जो इंसिडेंट लाइट है दिस इज नो मोर नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ एंगल बनेगा एंड दैट एंगल विल बी इक्वल टू, कितना एंगल बनना चाहिए, अब देखिए ये नॉर्मल है फर्स्ट इंटरफेस पे इंसिडेंट लाइट,
ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है यहाँ पे फॉल कर रही है और यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दिया आपने n2, ठीक है, ये आपका n1 था। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि r आपका 0 कर दिया, प्रीवियस केस से अंदाज़ा लगा लिया आप। तो यहाँ पर फिर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इट विल मेक द सेम एंगल, ये भी आपकी अल्फ़ा एंगल मेजर कर बनाएगी। एंड दिस इज़ योर पॉइंट, जो आपका सी वाला पॉइंट था। यहाँ से नॉर्मल आप ड्रा करेंगे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मूविंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर मीडियम। सी पॉइंट से आपने नॉर्मल ड्रा किया था यहाँ पे, तो उसी को मैं यहाँ पे फिर से ड्रा कर देता हूँ। ये है अपना टी डिस्टेंस पे सी पॉइंट सेकेंड इंटरफेस से, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट है, दिस इज योर बी पॉइंट, ये आपका सी हो गया, एंड दिस वन इज डी पॉइंट। इस टाइप का हमारा सिस्टम था, ठीक है। अब इसी को मैं अलग बना लेता हूँ डायग्राम में। तो क्लास मैंने वेज शेप फिल्म दोबारा बना ली है और यहाँ पे हमारा पॉइंट है सी, जहाँ से अपनी लाइट R2 ट्रांसमिट होती है, एंड दिस पॉइंट C इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस T फ्रॉम द सेकेंड इंटरफेस। ये जो गैप है आपका ये T है, एंड दिस पॉइंट इज D point, and its distance from the point O, that distance is, suppose it is x, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हम जो हमारे फ्रिंजेज बनेंगे, डिफरेंट बैंड्स बन रहे हैं, ब्राइट बैंड बन रहा है, डार्क बैंड बन रहा है, उनकी पोजीशन का आइडिया लेंगे ओ पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे कोई बैंड बना है डी पॉइंट पे, ठीक है, मैं उसकी कंडीशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ एक्स की टर्म में, यानी कि ओ के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहला काम है हमारा पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब देखिए हमारी ब्राइट बैंड की कंडीशन क्या है, ब्राइट बैंड, तो ब्राइट बैंड की कंडीशन है 2 म्यू टी, और नॉर्मल इंसिडेंस वाला मैं केस यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस इन नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। इन नॉर्मल इंसिडेंस पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो ब्राइट बैंड की हमारी कंडीशन क्या है, दैट इज 2 म्यू टी कोस अल्फा, दैट इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ओके। तो अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, ये है मेरा टी, मैं इस टी की वैल्यू इंसर्ट कर दूँ, ठीक है। तो टी की वैल्यू देखिए, इस ट्रायंगल से आइडिया लगाएं क्या वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं आप। तो जो टी है इस केस में हमारा परपेंडिकुलर है, ये अपना एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड ये वाली ये हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पे एंगल है अपना, तो ये वाली जो साइड है ये हमारा बेस है और ये अपना परपेंडिकुलर है टी।
तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा निकालता हूँ, टेंजेंट अल्फ़ा, तो ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है अपना टी, एंड व्हाट इज बेस? बेस इज द पोजीशन ऑफ द बैंड विद रिस्पेक्ट टू ओ। पोजीशन ऑफ द बैंड डी पॉइंट पे जो बना है विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो टी की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू एक्स इंटू टेंजेंट अल्फ़ा, और इस वैल्यू को आप इंसर्ट कर दो ऊपर वाले रिलेशन में, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास रिलेशन आ जाएगा, आई विल गेट 2 म्यू, टी की जगह रख दिया मैंने एक्स इंटू टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ओके, तो अगर मैं टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूं, तो टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? देखिए क्या हो जाएगी, एक्स तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करूँगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो ये कोस जो है कैंसिल हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब ये nth ऑर्डर है तो यहाँ पे मैं एक्स एन लिख सकता हूँ। सो द एक्स एन दिस विल बी इक्वल टू, ये आ गया अपना 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड देन यू हैव साइन अल्फ़ा। ओके, सो दिस थिंग, तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, पोजीशन फाइंड आउट कर ली, और पोजीशन किसकी फाइंड आउट की है? पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर ब्राइट बैंड। ओके, ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ डार्क बैंड, ठीक है। तो ये ब्राइट बैंड के लिए आपने किया था। अब नंबर आ गया डार्क बैंड का। तो देखिए डार्क बैंड में कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम काम करना है। डार्क बैंड की कंडीशंस जो हैं यहाँ पे देखो, ये डार्क बैंड की कंडीशन है, इसको एज इट इज़ नोट कर दो वहाँ पे, ठीक है, और टी की वैल्यू इंसर्ट कर दो। तो मैं दोनों काम साथ के साथ करता हूँ। देखिए मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 म्यू टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? टी की वैल्यू है एक्स टेंजेंट अल्फ़ा, ये टी की वैल्यू है। उसके बाद देखिए कोस अल्फ़ा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कोस अल्फ़ा, एंड दिस इज इक्वल टू एन लेमडा, दिस इज इक्वल टू एन लेमडा। सिंप्लीफाई कर लें इसको, टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और एक्स का ये nth ऑर्डर है। सो द पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर डार्क बैंड दैट विल बी इक्वल टू, इधर क्या है अपने पास एन लेमडा डिवाइडेड बाई 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ओके, एंड देन वी हैव साइन alpha. So in this way you can find the position of, this is the
पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर और क्या डार्क बैंड। ओके, अब देखिए अब हमें ये पता लग गया कि डार्क बैंड और ब्राइट बैंड इनकी पोजीशन कहाँ पे होगी। ठीक है, सेकंड इंटरफेस पे, ये आपका सेकंड इंटरफेस है। तो अब हमें ये देखना है ये जो अपना पहला पॉइंट है, अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर आपका ब्राइट बैंड बनेगा या आपका डार्क बैंड बनेगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है पॉइंट ओ। ठीक है, और डिसाइड करना है यहाँ पे आपको ब्राइट बैंड मिलेगा या आपको डार्क बैंड मिलेगा। तो उसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से तो पॉइंट ओ के ऊपर क्या होगा, इसके लिए हम कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। मान लो कोई लाइट यहीं पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट इंटरफेस एंड सेकंड इंटरफेस ये दोनों मिले हुए हैं, तो आपका ज्योमेट्रिकल पाथ तो होगा नहीं। ठीक है, स्टोक्स लॉ की वजह से एडिशनल फेज चेंज आएगा एंड दैट विल बी ऑफ λ/2। तो जो लाइट सेकंड इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होके आएगी और जो फर्स्ट से जा रही है उसमें सिर्फ एडिशनल फेज चेंज आया, दैट इज़ λ/2। एंड दिस इज़ नॉट ड्यू टू ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पाथ, दिस इज़ ड्यू टू स्टोक्स लॉ। ठीक है, और एडिशनल फेज चेंज λ/2, पाथ चेंज λ/2 आ रहा है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग फेज चेंज क्या होगा, पाई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 का करस्ट T1 के R2 के जो सेकंड सरफेस से इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होके आएगी उसके ट्रफ पे लाई कर रहा है, या पहली का R1 का जो ट्रफ है वो सेकंड के क्रस्ट पे लाई कर रहा है। तो इस टाइप की जब सिचुएशन हो, हमारा कौन सा बैंड बनता है, हमारा डार्क बैंड बनता है। समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट ओ है उसके ऊपर ब्राइट बैंड नहीं बनेगा, उसके ऊपर बनेगा डार्क बैंड, क्योंकि इसमें हमारे पास R1 एंड R2 में फेज चेंज आया है पाई एंड पाथ डिफरेंस आ रहा है λ/2। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग करते हैं। अब डार्क बैंड बन रहा है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर से। ठीक है, और मान लो ये थिकनेस है आपकी, इतना ब्रॉड आपका ये डार्क बैंड बन गया। उसके बाद होगा ब्राइट बैंड, ये आपका ब्राइट बैंड बन गया। अब हमें ये देखना है कि जो ब्राइट बैंड है और डार्क बैंड है इनकी थिकनेस सेम होगी या नहीं होगी। तो उसका आइडिया लगेगा आपको इनकी पोजीशन से। तो अब हम और ये जो थिकनेस होती है ब्राइट बैंड या डार्क बैंड की, उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं यहाँ पे फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो ये फ्रिंज विड्थ आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखेंगे और हम कंक्लूड करेंगे फिर कुछ चीज़ें। तो पहला हम ए पार्ट हम ले लेते हैं, फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करेंगे, यानी कि आप बीटा फाइंड आउट करेंगे और किसकी, जो आपका ब्राइट बैंड है उसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, xn+1 माइनस xn ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और ये किसका होगा, अब एक बात समझें यहाँ पे, xn+1 की वैल्यू आप क्या रखेंगे। अब जो आपका ब्राइट बैंड होगा वो किन के बीच में है, दो डार्क बैंड के बीच में है,
ये आपका डार्क बैंड है, ठीक है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो डार्क बैंड की पोजीशन ये है, अगले कंजिक्यूटिव डार्क बैंड की पोजीशन ये है, तो इनके बीच का जो गैप है वहाँ पे अपना ब्राइट बैंड है। अब देखिए इस डार्क बैंड के बाद फिर से हमारा क्या आएगा, ब्राइट बैंड आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, अब अगर मुझे डार्क बैंड की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, जो सेंटर ऑफ ब्राइट बैंड है, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स का, उनके बीच का जो गैप है मैं उसको क्या मान लेता हूँ, दैट इज़ द थिकनेस और विड्थ ऑफ डार्क बैंड। तो सेम काम किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे मुझे ब्राइट बैंड की थिकनेस निकालनी है। तो ब्राइट बैंड जो है दैट इज़ बिटवीन टू डार्क बैंड। तो ये यहाँ पे मैं अगर n+1 डार्क बैंड की पोजीशन लिखता हूँ तो ये आएगी n+1, ठीक है। और लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू साइन अल्फ़ा, ठीक है। और xn की अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आएगा n लैम्डा 2 म्यू साइन अल्फ़ा। इसको सोल्व करके देखें, n लैम्डा से n लैम्डा कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू साइन अल्फ़ा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया बीटा, और बीटा आया ये ब्राइट बैंड के लिए, ठीक है। और किन के बीच में था ये, डार्क बैंड की जो एक्स की पोजीशन थी n+1 फ्रिंज की, और जो nth की थी उनका गैप निकाला आपने। तो अब देखिए इन द सेम वे अब आप क्या करेंगे, अब आप सेकंड पॉइंट पे आएंगे और सेकंड पॉइंट में आपको बीटा फाइंड आउट करना है, ये आपको डार्क बैंड का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पोजीशन, अब डार्क बैंड देखिए किन के बीच में है, डार्क बैंड दो वाइट के बीच में है। तो वाइट की दो कंजिक्यूटिव वाइट की पोजीशन का जो गैप होगा वो आपको क्या देगा, थिकनेस ऑफ डार्क बैंड, और इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड इज गिवन बाय द सेम रिलेशन, बट यहाँ पे xn+1 और xn ये किसके होंगे, ब्राइट बैंड के, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका डार्क बैंड है दैट इज बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट बैंड। अब देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ब्राइट बैंड की पोजीशन कहाँ पे आई, ये डार्क बैंड का हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, और ये है अपना ब्राइट बैंड। तो ब्राइट बैंड है अपना 2n+1, 2n की जगह लिखा है n+1 +1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ गया लैम्डा बाई 2, 2 × 2 4 म्यू साइन अल्फ़ा माइनस 2n+1 लैम्डा बाई 4 म्यू साइन अल्फ़ा। एलसीएम लें, सोल्व करें इसको, और आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ लैम्डा बाई 2 म्यू साइन अल्फ़ा। तो अब आप इस वाले रिलेशन को, ये जो आपने ऑब्टेन किया और ये जो ऑब्टेन किया, इससे क्या पता लगा पा रहे हैं आप, थिकनेस ऑफ ब्राइट बैंड इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ डार्क बैंड। यानी कि जो आपकी फ्रिंज विड्थ है डार्क बैंड की, बीटा फॉर ब्राइट बैंड इज इक्वल टू बीटा फॉर डार्क बैंड। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट
कंक्लूजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो थिकनेसेज हैं ये आपकी इक्वल आएंगी, ठीक है ना। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रा कर सकते हैं, जो आपका बीटा है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कलर की बात करें तो रेड कलर का जो लेमडा है वो आपका ज़्यादा होता है ब्लू कलर वाले से। तो अगर आपको दो कलर दे दे और पूछ ले कि किसका थिकनेस ज़्यादा होगा, रेड कलर का होगा या ब्लू का होगा, तो आपको पता है वेवलेंथ जो बीटा है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेड कलर की वेवलेंथ अदर कलर्स से ज़्यादा होती है। तो मोर देन वन कलर भी दे सकता आपको कंपैरिजन के लिए। तो बीटा ऑफ द रेड कलर दिस विल बी हायर देन बीटा ऑफ द अदर कलर्स, कोई भी येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है, इंडिगो है, ठीक है। तो एक ये बात। दूसरी बात यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है, ये देखिए इस रिलेशन में आ जाइए आप, बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका कंक्लूजन क्या बनता है यहाँ पे, बीटा दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मटेरियल ऑफ वेज शेप फिल्म का। तो वहाँ पे जो हमारी थिकनेस होंगी बैंड्स की वो नैरो होंगी, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है आपको, लिख सकते हैं आप इसको, हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नैरोवर या थिनर विल बी द बीटा, फ्रिंज विड्थ आपकी नैरो होगी, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड कर रहा है अल्फ़ा के ऊपर भी, ठीक है। अगर ये अल्फ़ा जनरली जो ये अपनी वेज शेप फिल्म है, ये एंगल काफ़ी ब्रॉड बना के दिखा रखा आपको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वन इंटरफेस ऑन अनदर इंटरफेस। ये इसलिए दिखाया गया है ताकि यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके जो इसका फिजिकल फिनोमिना है उसको ढंग से समझ पाएँ, ठीक है। इन एक्चुअल ये जो फिल्म्स होती हैं ये बहुत थिन होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल अल्फ़ा है आपका, ये एंगल्स आपके स्मॉल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो बीटा है, बीटा केम आउट टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलो एक पेज और ऐड करते हैं। बीटा इज फाउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा और टेंजेंट अल्फ़ा, ठीक है। एंड व्हेन अल्फ़ा इज स्मॉल यू कैन राइट साइन अल्फ़ा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फ़ा। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा, ठीक है। एंड दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फर्स्ट interface on second interface. This is the thing, okay. So these are some important conclusions which you can draw from this interference through a wedge shaped film, okay. So thanks for watching the lecture. Stay tuned with me and share and subscribe. Thanks for watching the lecture again.